बजाय इसके कि सोनिया गांधी के लेख की तारीफ करते वो जिसमें वो कमर्शलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन जैसे मुद्दे उठा रही थी, इतना जबरदस्त लेख था कि पिछले कई महीनों में इतना अच्छा लेख ही नहीं पढ़ा मैंने। अश्विनी, ये एक हिस्सा है कि पहले अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाए, फिर बाकी और दूसरे जो वल्नरेबल क्लासेस हैं, वुमेन्स को परेशान किया जाए। भारत में इस समय केंद्र और राज्य सरकारों का जितना शिक्षा पे, समाज सेवा पे जो खर्चा है, वो आरएसएस और उसकी जुड़ी हुई संस्थाओं को फ्लश हो रहा है। अल्टीमेटली कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि विपक्ष इसके खिलाफ क्यों है, सरकार ये क्यों कह रही है कि ये पारदर्शिता ला रहा है। चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो जर्नलिज्म में है, चाहे मीडिया में है, जो भी है, इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा इस बिल का। भाई एक पर्सपेक्टिव खड़ा हुआ है आपके सामने, गांधी का देश, नेहरू का देश, अंबेडकर का देश, राइट? वो देश जो उन्होंने लड़ाई करी कि हम सेक्युलर कंट्री बनाएंगे, और एक तरफ आपकी आइडियोलॉजी है वीर सावरकर की आइडियोलॉजी। अगर मैं मान लो मैं कोई रिच आदमी और मेरे मन में आया मैं इस्लाम अडॉप्ट कर लूं और मैं अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मुस्लिम समाज में एक व्यापक सामाजिक सुधार की जरूरत तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले बड़े स्तर पर जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम उलेमा है, मुस्लिम सांसद हैं, उन सबको सरकार को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम क्रश करके, कुचल करके इस सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जितने भी इस तरह के बोर्ड हैं उनको भंग करके उनको नेशनलाइज करना चाहिए, चाहे वो तिरुपति का बोर्ड हो, चाहे वो वैष्णो देवी का बोर्ड हो, चाहे वो विश्वनाथ का बोर्ड हो, चाहे वो वक्फ का बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी कैथोलिक चर्च हो या जो भी हो। अगर मैं वक्फ बोर्ड बनाऊंगा तो मैं टेम्पल बोर्ड भी बनाऊंगा, मैं क्रिश्चियन बोर्ड भी बनाऊंगा, और मैं सिख बोर्ड में भी इंटरवेन करूंगा। जो माइनॉरिटी है की तुलना में मेजोरिटी का सांप्रदायिक हो जाना ज्यादा खतरनाक है इस देश के लिए। उसमें कोई सरदार जी थे ज्ञानी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कम्युनल लीडर तो अंबेडकर था, उसने हिंदूज को तो रिजर्वेशन दिलवा दी और बाकी सिख विख को किसी को रिजर्वेशन दिलवाई नहीं। तो जब इस तरीके के मिसनोमर्स सोसाइटी में फैलाए जाएंगे तो उनको काउंटर आप कैसे करोगे? अकबर क्या आप सारे यही हिंदुस्तान में दफन है। अच्छा, उन्होंने पैसा कहां लगाया? उन्होंने सारा पैसा इंडिया में लगाया। जो गद्दार थे वो हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं यार। हैरानी इस बात की हो रही है। पाकिस्तान में डीएनए टेस्ट कराया गया, 99.9% पाकिस्तानियों का डीएनए इंडियन से मिला है। कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐसे सब स्टैंडर्ड लोगों को लेके आए कि जब आप बात करोगे बिपिन चंद्रा या इरफान हबीब की, तो वो आपको बात करेंगे पिंटू चौधरी की, यतीन नरसिम्हानंद की, और बोलेंगे अरे ये लोकप्रिय लोग इनके सामने किसको बात कर रहे हैं? रोमिला थापर झूठ बोल रही है, इसका आपके पास क्या तथ्य है? जिन किताबों का उल्लेख कर रहे हैं वो किताबों की हिस्ट्री में कोई गिनती नहीं है। एक तो लोक मान्यताएं हैं। लोक मान्यता में हो गया कि उदयपुर के पास एक हाड़ा रानी थी, उसने अपनी गर्दन काट के हाथ में देके शहीद हो गई थी। अभी सब लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी अपनी गर्दन काट के अपने हाथ में नहीं रख सकता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो एक मान्यता चल रही है। वहां पर धीरे धीरे एक 22 फीट की उसकी मूर्ति लगा दी, फिर 3-4 लोगों ने उसको फिल्म बना दी, फिर वो टेक्स्ट बुक टाइप की। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी, नेशनल हेराल्ड से मेरे दोस्त विश्वदीपक और अश्विनी शंकर। आप सभी का स्वागत है। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करूंगा कि ये जो वक्फ बोर्ड कानून है, मतलब मैंने कई बार सोचा कि इस पर चर्चा ना की जाए, पर यह हर अखबार पे मतलब बहुतायत में छाया हुआ है, इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड कानून लोकसभा से पारित हो गया और मतलब बहस भी सुनी मैंने, और इसके बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखने की कोशिश की और सुबह अखबार में भी देखा। अल्टीमेटली कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि विपक्ष इसके खिलाफ क्यों है और सरकार ये क्यों कह रही है कि ये पारदर्शिता ला रहा है। और अल्पसंख्यकों के मन में फिर भी डर है। सरकार लगातार इसको लेकर के आश्वासन दे रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों के मन में डर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है, तमाम मुस्लिम जो सांसद हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अखबारों से और कहीं भी रिटर्न में आपको ये नहीं समझ में आएगा कि असल में इसमें कौन से ऐसे पहलू हैं जिसे सरकार समझाने में नाकाम रही। वक्फ के बारे में आम गैर मुस्लिम को जानकारी बहुत कम है। वक्फ के बारे में नहीं, हम अपने दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी गतिविधियां, आचार व्यवहार, पर्व त्योहार के बारे में कम ही जानते हैं। और 2014 के बाद तो एक विलक्षण वर्ग तैयार हुआ है
जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि वक्फ बोर्ड के साथ में कानून का जो संशोधन कर रही सरकार, इसको नहीं करना चाहिए। मैंने उसमें 4 पॉइंट लिखे। तो एक व्यक्ति जो इंद्रेश कुमार से लेकर केंद्रीय मंत्री तक अपने फोटो लगाता है, वो नीचे लिखता है, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, जरूर मूल्य का होगा। तो आम आदमी जो है, आम आदमी का जो इससे सरोकार है केवल हिंदू और मुसलमान से रह गया है। और ईमानदारी की बात है कि सरकार की नीयत भी केवल हिंदू और मुसलमान की है। 3 तलाक को लेकर और जो भी अभी तक सरकार मुस्लिमों के उद्धार के लिए बातें कर रही है, वो वास्तव में उद्धार के लिए नहीं है, वास्तव में वो उनको टीज करने के लिए है। और आरएसएस का जो एजेंडा था, जिसके अंदर 1925 से कहा जाता रहा कि हिंदू मुसलमान 2 अलग-अलग कौमें हैं और वो एक साथ नहीं रह सकती हैं, तो वो जो गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद ने सन 47 में प्रूव किया था कि नहीं, जिनको अकेले मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो चले गए, लेकिन जिसको सेकुलर राष्ट्र चाहिए वो यहाँ रहेंगे। वो जो अवधारणा थी, जो छाती में टीस की तरह आरएसएस के फंसी हुई है, उसको सही सिद्ध करने के लिए मस्जिदों की खुदाई, आरएसएस का आदमी जो हौसबोले हैं, जो सेकंड है, जो कहा जाता है कि अगले सर कार्यवाहक बनेंगे, वो तो कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को काशी और मथुरा के आंदोलन के लिए रोकेंगे नहीं, लेकिन हम कुछ कहेंगे नहीं। तो ये तो पंडित नेहरू पहले कब कह गए थे कि आरएसएस का आदमी यदि बोले पूरब में जा रहा है तो पूरब के अलावा उसको बाकी 3 दिशा में तलाशना चाहिए। तो इस मसले में देखिए, जो मोटा-मोटी मुझको समझ में आया कि वक्फ जो लोग अपनी संपत्तियों को दान दे देते हैं, उसके बारे में एक जो बोर्ड है उसको लेकर, जिसका वक्फ जो हर जगह बोर्ड है उसका संचालन करता है, देखभाल करता है, और उस पैसे से मुस्लिम अकलियत के इंस्टीट्यूशन और ये कुछ-कुछ चीजें चलती हैं, ऐसा कहा जाता है। सरकार में बैठे लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है और वक्फ की संपत्तियों का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए। अब उसके अंदर जो मोटे-मोटी है, जिसके अंदर ऑब्जेक्शन जो मैं देख रहा था कि भाई कोई भी वक्फ को नॉन मुस्लिम दान नहीं कर सकता है। ये तो ऐसा ही हुआ कि जब मैं अजमेर दरगाह में जाऊं और बोले आप नॉन मुस्लिम हो तो वहां पर आप पैसा नहीं चढ़ा सकते हैं, या मैं गुरुद्वारे में जाऊं तो कल आप बोल दो कि वहां पर आप पैसा नहीं चढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, उसके अंदर जो मसले थे कि उसके अंदर जितना पूरा डिसीजन का हक था वो कलेक्टर को था, उन्होंने राज्य सरकार को दे दिया। ये ना सीधा सीधा है कि वक्फ की संपत्तियां हैं, सरकार के नियंत्रण में होंगी। नहीं, कलेक्टर के पास ही हक है अभी पंडित जी, मुझे लग रहा है कलेक्टर के पास ही है अभी उसका हक, मतलब कलेक्टर ही तय करेगा। मैं एक बार एक मिनट, जो 3 अमेंडमेंट तेलुगु देशम और जेडीयू ने सजेस्ट किए थे, उसके अंदर एक सजेशन ये भी था जिसको सरकार ने माना है। अच्छा, ठीक है। देखिए, एट द एंड आप मान के चलिए कि रेवेन्यू का इंचार्ज किसी भी जिले का, किसी भी किस्म का जो जमीन नजूल का मामला हो, कलेक्टर ही होता है। कलेक्टर ही होता है, बिल्कुल, है ना। विश्वदीपक जी, विश्वदीपक, मैं अखबार में एक जगह पढ़ रहा था कि लगभग 98% ऐसी वक्फ बोर्ड की जमीन है जो अभी तक राजस्व बोर्ड में शामिल नहीं की गई, ये दर्ज नहीं है उत्तर प्रदेश में, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड मानता है कि ये उनकी संपत्ति है, लेकिन राजस्व बोर्ड में दर्ज नहीं है। अब वो उस संपत्ति पर अब जो एप्रोप्रिएट अधिकारी है वो उस पर तय करेगा कि वो असल में वक्फ बोर्ड की है कि नहीं। इसको लेकर भी तमाम किस्म की चिंताएं हैं मुसलमानों को। देखिए, इसको मेरा मानना है कि अभी इसके बहुत डिटेल्स जो है बिल में क्या क्या है ये तो आएगा और इस पे बात की जाएगी, लेकिन जो सरकार का दावा है और जो उन्होंने रिफॉर्म जो है सजेस्ट किए थे बिल पेश होने से पहले, वो ऊपरी तौर पर देखने में ठीक लगते हैं। और लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो है जिसमें से कि मुस्लिम पक्ष की जो नाराजगी है या जो उनका विरोध है, उसको आप ये समझिए कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है इस देश में चल रही है, वो कई तरीके से चलती है, कई रूपों में चलती है।
तो मेरा मानना है कि जो काम कास्ट पॉलिटिक्स के संदर्भ में मंडल कमीशन के सिफारिशों ने किया था, उसको लागू करने की सिफारिशों के बाद जो जिस तरह से हमारे देश की पॉलिटी बदली, तो ये इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और ये समझिए कि मुस्लिम पॉलिटिक्स को ये बिल बहुत गहराई से नीचे से बदलने वाला है। केमिकली या ऑर्गेनिकली ये बदल देगा। देश की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है इस समय, जो है मुस्लिम पॉलिटिक्स में, चाहे वो बल्कि कहें कि जो लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो जर्नलिज्म में है, चाहे मीडिया में है, जो भी है, इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा इस बिल का। और वो मुस्लिम पॉलिटिक्स को अंदर से बदलने वाली है। तो इसमें जो स्वर आप देखेंगे कि इसमें भी मुसलमानों के बीच में दो तरह के स्वर उभर के सामने आ रहे हैं। एक वो है जो इसको विरोध कर रहे हो, मानते हैं कि ये उनकी पहचान पर, उनकी संस्कृति पर या उनके अधिकारों पर हमला है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे समूह भी है मुसलमानों के अंदर जो ये मान के चल रहे हैं कि ये इससे जो है उनके लिए थोड़ा सा स्पेस बनेगा, जगह खुलेगी और उनको भी समाज में आगे आने का रास्ता मिलेगा। ये जो दूसरा समूह है, सरकार असल में उसको टारगेट कर रही है। विपक्ष भी मुझे सॉरी मैं कह रहा हूँ ये आरएसएस का हमेशा से ही काम रहा है कि आप समूह को 2-3 भागों में तोड़ दीजिए ताकि वो अलग अलग आवाजें हो जाएं और एक कोई संगठित आवाज को दबाया जा सके। ऐसा निश्चित रूप से, मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा है। और कोई भी मतलब पॉलिटिक्स में काम करने वाला आदमी पॉलिटिकल स्फीयर में यही काम करता है, अपने वो ऑडियंसेस पहचानता है, उस ग्रुप को पहचानता है और फिर उनको टारगेट करता है, अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए उनको रीच आउट करता है। तो लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा समूह है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात ये, मैं मानता हूं कि विपक्ष को सरकार की इस इंटेंशन की, इस मंशा की समझ होगी, जानकारी होगी। अगर मुझे है, मैं मानता हूं कि काफी बड़े समझदार नेता लोग हैं, उनको भी इस चीज की समझदारी होगी कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके तो एक तो ये है जो कि मुझे लगता है जिस पे बात होनी चाहिए। मोटी मोटी बातें हर जगह हो रही हैं कि हमारे पर हमला है और नीचा दिखाने की कोशिशें हैं और हमारे अधिकारों पे हड़पने की कोशिशें हैं। लेकिन इसके इतर जो बात है, जो मैंने अभी कहा है, उसको देखा जाना चाहिए और उस पे बात करनी चाहिए। मेरा मानना है कि इसका बहुत दूरगामी असर होगा। और जो असर क्यों होगा वो मैंने बताया एक बात। अब अगर दूसरी बात ये आती है कि जो ये सवाल आता है, तो मेरा मानना है कि किसी भी सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी इस तरह के संस्थान नहीं होने चाहिए, कोई भी राइट्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे वो मुसलमानों के हो, चाहे सिखों के हो, चाहे ईसाइयों के हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सबको अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की और अपने हिसाब से संपत्तियों को दान देने की, बनाने की, स्कूल चलाने की, विद्यालय चलाने की छूट होती है। तो इसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। लेकिन ये स्टेट का काम है और जिम्मेदारी है कि वो एक इस चीज को रेखांकित करे कि किस सीमा के बाद इस हस्तक्षेप को रोकना है। तो इसके बहुत सारे पक्ष हैं। जी अश्विनी, मैं ये कह रहा था कि ये बात तो सही है कि जो विश्व दीपक ने कहा कि ये सुधार सब में होना चाहिए, पर मुझे लगता है डेमोक्रेसी में सुधार पहले बहुसंख्यक को शुरुआत करना चाहिए। अगर ऐसा कोई सुधार करना भी था, धार्मिक सुधार, तो पहले बहुसंख्यक समुदाय को करना चाहिए था। दूसरी बात ये कि जो अमित शाह साहब हैं, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ सुझाव आए हैं इसको लेकर के, जिनको हमने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद फिर इसके बाद ये जो बिल है इसमें आगे बढ़े हैं। वो तमाम चीजों को एड्रेस करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं होगा, ऑल्दो जो इमरान मसूद है कांग्रेस के सांसद, वो इस बात से इनकार करते हैं कि मतलब ये बात सही नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं होगा, भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा इसका, और वही कहते हैं कि चोरी के पैसों को पकड़ा जाएगा। जब इतनी सारी अच्छी बातें हैं तो फिर इतना विरोध क्यों है इसका? अश्विनी कुणाल, द पॉइंट इज दिस, आपको ना वक्फ को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इस्लामिक हिस्ट्री। यदि आप वक्फ, जो वर्ड है WAQF, वक्फ, वक्फ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इस्लामिक, इज व्हाट यू कॉल्ड इस्लामिक फिलैंथ्रोपी। वक्फ जो है इस्लामिक फिलैंथ्रोपी का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि कुरान में वक्फ वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन कुरान के 20 ऐसे वर्सेस हैं, 20 डिफरेंट वर्सेस, जहां पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि आप जो भी कमाएंगे, आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा उस गरीब, मार्जिनलाइज्ड, बैगर, उस गरीब आदमी के लिए आपको रखना है। इसीलिए कॉन्सेप्ट है ज़कात का कॉन्सेप्ट, और वहीं से ये आइडिया डेवलप होता है वक्फ का। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कुणाल? प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि ये जो अभी जो इंडिया में जो चर्निंग आपके सामने क्रिएट हो रही है, ये
ये आइडियाज की फाइट है, पर्सपेक्टिव की फाइट है, राइट। भाई एक पर्सपेक्टिव खड़ा हुआ है आपके सामने, गांधी का देश, नेहरू का देश, अंबेडकर का देश, राइट, वो देश जो उन्होंने लड़ाई करी कि हम सेक्युलर कंट्री बनाएंगे। और एक तरफ आपकी आइडियोलॉजी है वीर सावरकर की आइडियोलॉजी, हेडगेवार की आइडियोलॉजी, आपका नाना देशमुख जी हो गए, आप वो वाली आइडियोलॉजी जो बात करते हैं मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी कौन है? हिंदूज आर द मेजॉरिटी, राइट। Now, if you look at if you look into the finer details of the Waqf bill, इन्होंने क्या changes करे? You will surprised to know. I would like to quote it from here कि सेक्शन 23 जो है वक्फ बोर्ड बिल जो एक्ट बन गया है, उस पर उन्होंने सीओ जो था, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था वक्फ बोर्ड का, वो पहले डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर से, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये आप देखेंगे कि वक्फ ट्राइब्यूनल होता था, अब वो है इट विल बी हेडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, और उससे पहले वो हेड करता था ये आपका जो मैजिस्ट्रेट लेवल के लोग होते थे, ठीक है। ये सेक्शन आपका 83 है। और जो सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है, ये तो ऊपर का दिख रहा है, यदि आप अंदर जाएंगे वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर आप जाएंगे तो उन्होंने एक बहुत गलत चीज उन्होंने जो करी। पहला उन्होंने क्या किया, जो विच आई कॉल अ बिजारे, कि दे हैव एडेड अ न्यू प्रोविजन, कुणाल, कि मुस्लिम कैन मेक अ वक्फ ओनली आफ्टर 5 years ऑफ हिज कन्वर्शन। मान लो जैसे क्योंकि मेरा संविधान मुझे इस बात की आजादी देता है कि मैं कोई भी धर्म अपना सकता हूं। अगर मैं मान लो मैं कोई रिच आदमी और मेरे मन में आया मैं इस्लाम अडॉप्ट कर लूं और मैं अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट लाइक दिस। अगर मैं इस्लाम में कन्वर्ट होऊंगा तो मेरे को 5 साल का जेस्टेशन पीरियड है, 5 साल के बाद मैं वक्फ में अपनी कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता हूं, ये राइट। उसके बाद दूसरी बात, ये जो होना क्या चाहिए था कुणाल, देखो अगर मैं लार्जर पर्सपेक्टिव, जैसे हम डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, राइट। अगर मैं कुरीतियों की बात करूंगा, मैं कहता हूं यार आप में ये कमियां हैं, तो मेरे अंदर भी तो कमियां हैं। अगर आप आज वक्फ बोर्ड लेके आ रहे हैं तो क्या आप ऐसे ही टेंपल बोर्ड भी लेके आएंगे? आप टेंपल्स में भी तो इतनी ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो आप उसको भी ठीक कीजिए, आप उसके अंदर भी सिस्टमिक रिफॉर्म्स लेके आइए, स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आइए आप उसके अंदर। अच्छा, अब दूसरी बात कुणाल ये है, अगर ये वक्फ बोर्ड एक्ट बना रहे हैं पार्लियामेंट में, कल इन्होंने पास भी करा लिया, विल इट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 कहां खड़ा होगा जाके? आर्टिकल 26 तो साफ ये बात कहता है दैट यू गाइज दैट इंडिया दैट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो वो तो गड़बड़ कर दिया आपने, यहां तो सरकार डिसाइड कर रही है। तो भले कि आपका सवाल है, यानी कि आर्टिकल 26 को एब्रोगेट कर देते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं। फिर अब सवाल ये होगा कुणाल, जब ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा? तो जैसे, और दूसरी बात कुणाल, अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट को देखते हो, जो आपकी एंट्री 5 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट है कुणाल, वो क्या बोलती है? वो पर्सनल लॉ की बात करते हो। और अगर आप एंट्री 28 देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन की, एंट्री 8 ऑफ द कॉन्करेंट, वो तो क्लियर कट कहती है कि चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस एंडोवमेंट्स एंड क्लियर कट उन्होंने कहा आप मैनेज कर सकते हो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद अगर आप वहां देखते हो, स्टेट लिस्ट को देखते हो, एंट्री 11 ऑफ द स्टेट लिस्ट, वो क्लियरली ये बात बोलती है कि यू कैन मैनेज योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप you don't have an answer for unemployment. You are not bothering about manufacturing dip. You are not bothering about making India. You are not bothering about all the development aspect, but you are much more focused on creating a kind of hysteria among the masses कि यार मुसलमानों के पास बहुत पैसा है, इनका पैसा दबा लेते हैं, इनका पैसा छीन लो, वक्फ के बाद बहुत। अरे कहाँ, एक बात आप बताओ, अगर आप सच्चर साहब की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, मुस्लिम्स आर much backward than even Dalits. That is the point. बिल्कुल बिल्कुल सही। पंकज जी, एक चीज मुझे आप ये बताइए कि ये बात तो सही है कि वक्फ बोर्ड मतलब बिल आ गया, ये सारी बातें हैं, और लॉ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी इसका विरोध कर रहा है, तमाम मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। पर आप देखें कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। कर्नाटका का जो वक्फ बोर्ड लैंड स्कैम हुआ था वो मतलब बहुचर्चित था। ये मतलब पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड की जो लैंड है उसमें स्कैम हो रहे हैं। दूसरी बात, कुछ एक आध ऐसी घटनाएं घट गई जिससे जो इस देश की मेजॉरिटी है उसको भी काफी धक्का लगा। जैसे अगर आपको याद हो तो तमिलनाडु का एक टेम्पल था, सुंदरेश्वर टेम्पल, 1500 साल पुराना टेम्पल था, जिस पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि ये जमीन हमारी है, ये मंदिर हमारा है। इस तरीके की बातों से नुकसान तो होता ही है कम्युनिटीज के बीच में।
मुझे हो एक सकता है चीज बताओ सरकार। भैया मेरे, जी। एक चीज बताओ भैया मेरे, हमारे देश में हर दिन वैध और अवैध हथियारों से 1000-2000 लोग मारे जाते हैं। शराब पीने से कई हजार लोग मर जाते हैं। बंदूक का उत्पादन बंद किया। बिल्कुल। इलाहाबाद का जो हनुमान मंदिर में महंत जी की हत्या हुई थी, उसमें छोटे महंत जेल में है। चित्रकूट चले जाइए, आपको हर दूसरे अखाड़े में एक दूसरे से लंठई होती हुई दिखेगी। सब बाबा बंदूक धरते हैं वहां पे, है ना। अब ये जो समस्या है उसका आप दूसरों की जय से बोले खुद को जय बोल करे ना। तो पहले आप खुद भी तो कोई कायम करते। तिरुमला तिरुपति जो देश का सबसे ज्यादा आय वाला मंदिर है, उसमें गाय की चर्बी के लड्डू खा रहे थे आप, हैं? तो देखिए, हम इस पूरे चीज के पीछे की मंशा है वो समझिए। वो मंशा यही है कि ये मुल्ले की औलाद है, इसका डीएनए चेक करा लो। सीधी सीधी बात बताऊं, ठीक है ना। हम जितने कानून बना रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं, असल में हम कानून केवल इसलिए बना रहे हैं कि हम मुसलमान को एक सेकंड ग्रेड का नागरिक बना के एक जगह सीमित कर दें। अभी सर उत्तर चक्कर प्रदेश ये है की कि घटना बताओ। चतुर्वेदी जी, प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ये बीजेपी की मजबूरी है, उनके पास पॉलिटिकल कोई स्टैंड ही नहीं है। उनकी कहानी गाय से उनका शुरू कुछ होती है है, ही नहीं, मुसलमान पे खत्म हो जाती है, उसके आगे कुछ खत्म हो जाते ही जाती नहीं है। है वो। अभी आपको इंक्लूसिव। बताऊं, परसों गाजियाबाद की घटना है। बहुत आपको साधारण सी घटना लगेगी, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार का एक चेहरा दिखाती है। 30 तारीख को राजनगर एक्सटेंशन के पास में किसी एक लेडी की चैन की छिनैती हुई। उसकी रिपोर्ट आई। 4 घंटे बाद पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया और एज यूजुअल उसके पैरों में गोली मार दी। अब गोली मार के उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एमएलसी को ले गए। अब एमएलसी में जो था उसने बोल दिया उसको ऑर्थोपेडिक को दिखा दो। अब ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर कुछ बैठा हुआ था, कुछ राष्ट्रवादी था। उसने एमएलसी रिपोर्ट में लिख दिया कि उसके घाव के अंदर गन पाउडर है। अब घाव के अंदर गन पाउडर का मतलब होता है क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी के अकॉर्डिंगली कि उसको सटा के गोली मारी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दरोगा जी ने डॉक्टर साहब को फोन करके मालूम कर दिया और डॉक्टर साहब ने उसकी उठा के एक पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी। ये जो घटना है, क्योंकि जिसके पैर में गोली लेके कहने की जरूरत थी, वो एम नाम का लड़का था, ठीक है ना। अच्छा। ये जो पूरी घटना है आपको बताती है कि यूपी में किस तरीके से पैर में गोली मार के लंगड़ा बनाने का जो अभियान चलता है, वो एक डॉक्टर फंस गया तो उसने बता दिया। तो ये जो आपको वक्त दिल है ना, ये असल में अपराधी को गोली मार के लंगड़ा बनाने का है। लेकिन जब आप पास में जाकर देखोगे तो आपको गन पाउडर घाव में मिलेगा। ये असल चीज ये है उसमें, है ना। विश्व तो देखिए देखिए, एक हाँ, सर। इसमें कहीं कोई एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भारत में का जो मुसलमान है उसके त्योहार, उसके पर्व भारतीय हैं। मुहर्रम पे ताजिए भारत में ही निकलते हैं, ईद पे सिवैयां भारत में ही बनती हैं, ठीक है। तो भारत के अकॉर्डिंगली मुस्लिम समाज में एक व्यापक सामाजिक सुधार की जरूरत तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले बड़े स्तर पर जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम उलेमा है, मुस्लिम सांसद हैं, उन सबको सरकार को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम क्रश बिल्कुल करके कुचल करके इस नहीं कर सुधार सकते। की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इससे हम कम बुद्धि लोगों को असंतुष्ट बना रहे हैं। जो क्योंकि उस समाज में कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग कम बुद्धि लोग हैं, उनका असंतुष्ट होना मतलब देश की बड़ी आबादी में इस देश की गति के साथ में ना चल पाने का एक सिंबल है। बिल्कुल सही बात है, और ये देश की प्रगति में बाधा ही होगा। विश्व दीपक, एक
अगली खबर में आ रहे हैं, ये जो ट्रम्प साहब ने 26% का जो टैरिफ लगाया है इसमें इंडियन मैं एक चीज एक्सपोर्ट। और ऐड कर देता हूँ, पंकज जी ने बहुत सही रेफरेंस दिया। मेरे ख्याल से तिरुपति बोर्ड जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, उसमें जो है उस बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और जिला कलेक्टर होते हैं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 2-3 साल पहले से लगातार एक कैंपेन चल रही है राइट विंग के द्वारा। उस कैंपेन में जो ये वक्फ बिल आज आया है, उसके पीछे पहले एक कैंपेन बिल्डअप की गई थी, और उस कैंपेन को बिल्डअप करने के दौरान बार बार तिरुपति बोर्ड का रेफरेंस दिया जाता था कि अगर हमारे मंदिरों को, जो सबसे हमारा अमीर मंदिर है, उसको मैनेज करने के लिए अगर उसमें गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ तक कि उसमें जहां तक ये जब जगन मोहन की सरकार थी रेड्डी की, उसमें कुछ क्रिश्चियंस भी थे। तो बार बार ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि अगर हमारे बोर्ड को ये लोग उसके मैनेजमेंट में सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिला कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, या तमाम तरह के उसमें दूसरे धर्म के लोग भी हो सकते हैं, तो वक्फ को मैनेज करने के लिए दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं हो सकते? वो जो आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पर वक्फ जो दीपक जी एक मिनट, सॉरी टू इंटरवेन। ये जो आपने मुद्दा बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ये क्यों हुआ। जैसे आज हमने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया, हमने ये तिरुमला देसम बोर्ड करके बोर्ड बनाया गया है। क्यों बनाए गए बोर्ड? उसका रीजन था कि 1950 में जब भारत का संविधान इंप्लीमेंट होता है, तो उस टाइम इंडियन सोसाइटी हाईली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी थी। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी इज द हॉलमार्क ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो एट दैट टाइम अंबेडकर सेड कि भाई अगर हम अपने लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने देंगे तो कौन फिर, हु विल इंटरवेन इनटू दिस मैटर? इसलिए गवर्नमेंट बीच में आई और गवर्नमेंट ने फिर इस तरीके से इंटरवेंशन किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, इसीलिए टीटीडी बना, वैष्णो देवी श्राइन और ऑल दॉट जितनी भी। आज एक मूवमेंट इन्होंने शुरू कर दिया है, राइट विंग का मूवमेंट है ये, कि जो मंदिर है वो मैनेज किए जाएंगे जो मंदिर के अपने लोग हैं। आप समझिए इस बात को कि मंदिरों के लिए कह रहे हैं जो मंदिर के ब्राह्मण हैं, जो हम जैसे लेटेस्ट से गाजियाबाद में कोई मंदिर है, तो जो गाजियाबाद का जो मंदिर के जो लोग हैं वही मंदिर चलाएंगे, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर वो कहते हैं सरकार का लेना देना है। उसमें तो आदमी उनका जो होगा। ये पैराडॉक्स है, ये बड़ा डिफरेंट है। एक चीज और मैं आप सब लोगों के साथ साझा करूंगा, मुझे नहीं पता है कि सही है कि नहीं, लेकिन इमरान मसूद ने कल अपने स्पीच में लोकसभा में बोला, उन्होंने कहा कि हाँ कि जिस तरीके से विश्वनाथ का बोर्ड है, विश्वनाथ मंदिर का जो बोर्ड है, उसमें क्या है कि जिला अधिकारी को जो है पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर उनके दुर्भाग्य से जिलाधिकारी कोई मुस्लिम आ जाता है, तो या तो उससे ऊंचा अधिकारी या तो उससे नीचा अधिकारी उसका पदेन अध्यक्ष होगा, वो नहीं अध्यक्ष हो सकता है। मतलब यहाँ सरकार इंटरवीन नहीं कर रही, यानी धर्म कि इसका इंटरवीन मतलब ये हुआ कुणाल, इसका मतलब ये हुआ इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ अ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. It is a direct attack on the very much soul of the constitution, which say we will not discriminate on the basis of caste, creed, race or religion or gender. बिल्कुल, ये इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस आईडीए की। क्या लगता है विश्व दीपक आपको? देखिए ये बहुत मेरे हिसाब से मैं किसी भी भाई, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं किसी भी आइडेंटिटी से संबंधित इशू को बहुत ही मैं रैशनल और एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव व्यू से देखता हूँ। मेरा मानना है कि ये बात सही है कि हमें धर्म की प्रैक्टिस करने की आज़ादी है और संविधान इसकी गारंटी देता है, लेकिन उस आज़ादी का हमारी सीमा क्या है ये भी तय करने का अधिकार स्टेट को होता है, विच मीन्स कि पार्लियामेंट का होता है, और पार्लियामेंट को इस बारे में कानून बनाने का अधिकार है क्योंकि उसने बनाया। अब इसमें इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं जो कि हैं। और जहां तक मैं तिरुपति वाले और राइट विंग, इसमें उनका इंटेंशन क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। उनके पास, जैसा कि हमारे दोस्त अभी कह रहे थे कि गाय से लेकर के शुरू करते हैं मुसलमान में खत्म हो जाते हैं, तो उनके इंटेंशन पे हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बीजेपी, कांग्रेस या अपोजिशन या रूलिंग पार्टी से हट करके एक सोसाइटी के लेवल पे, सोसाइटी के पे क्या हो रहा है या उस स्तर पे अगर मैं इसको देखता हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक डिस्टेंस, एक हेलीकॉप्टर व्यू लेता हूँ इस पे, और मैं मानता हूँ कि रिफॉर्म की जरूरत केवल है, और केवल मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी है। और जितने भी इस तरह के बोर्ड हैं उनको भंग करके उनको नेशनलाइज करना चाहिए, चाहे वो तिरुपति का बोर्ड हो, चाहे वो वैष्णो देवी का बोर्ड हो, चाहे वो विश्वनाथ का बोर्ड हो, चाहे वो वक्फ का बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी कैथोलिक चर्च हो या जो भी हो, चाहे एसजीपीसी हो। एसजीपीसी ने जो एसजीपीसी का कल जिक्र कर रहा था वो कांग्रेस का,
जो एमपी है लुधियाना का। तो एसजीपीसी का क्या रोल है या उसने कैसे पंजाब की पॉलिटिक्स को शेप किया, ये सब हम जानते हैं। और पंजाब के समाज में या उनके जो अफेयर्स है उसमें उसका कितना गहरा इंटरवेंशन है, किस हद तक है और किस प्रकार से है। तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे रेडिकल व्यू है इस मामले में कि इनको खत्म होना चाहिए, चाहे वो स्टेट के हस्तक्षेप से ही होना चाहिए। बहुसंख्यकों के तो खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ये पंकज जी, लेकिन अगर अल्पसंख्यकों के खत्म हो गए तो उनको तो वो तो इनसिक्योर हो जाएंगे ना। जब संविधान बन रहा था, यहाँ पर जब आई बैक संविधान टू सभा में देखो बहस चल रही थी, कुणाल तब यही कुणाल एंड दीपक, द पॉइंट इज दिस, यू सी here we need to adopt a balanced and inclusive approach because you need to respect the diversity of this country, right? Sikhs are only 2%. Even if we don't give this right to them that they can formulate their non-religious organization, they manage their own religious institutions, it tantamounts to dictatorship, or it will be a detrimental to the very much the idea of India. तो इसीलिए मैंने एक कोट किया था स्टार्टिंग में, आर्टिकल 26, आप रेगुलेट कीजिए, हाँ यदि आप कुछ गड़बड़ करेंगे देन गवर्नमेंट विल इंटरवेन। सवाल ये होना चाहिए, अगर मैं वक्फ बोर्ड बनाऊंगा तो मैं टेम्पल बोर्ड भी बनाऊंगा, मैं क्रिश्चियन बोर्ड भी बनाऊंगा और मैं सिख बोर्ड में भी इंटरवेन करूंगा, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा जो भारत का संविधान मुझे ये सिखाता है कि मेरे लिए सब धर्म बराबर है। मैं आपको विश्व दीपक, आपको मैं नहीं कहूंगा कि तुमने मंगलवार का व्रत क्यों नहीं करा, थर्सडे को तुमने येलो शर्ट क्यों नहीं पहनी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट सरकार का काम नहीं है। हाँ, यदि रिलीजन इंटरवेन करेगा पब्लिक लाइफ में तो गवर्नमेंट कूदेगी। तो ये हमारा पर्पस होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा। बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह हमको बैलेंस बनाने की पॉलिटिक्स से बचना चाहिए, जो कांग्रेस ही करते हैं आमतौर पे। असल चीज है कि आपको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि जो माइनॉरिटी है की तुलना में मेजोरिटी का सांप्रदायिक हो जाना ज्यादा खतरनाक है इस देश के लिए, है ना। तो ये जो एक वर्ल्ड वाइड फेनोमिना है उसको हमको समझना होगा। और दूसरी चीज है कि सबसे बड़ा चीज है कि इस कारण से लोग स्टीरियोटाइप बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बात करो कानून की, वो कहेंगे इसका डीएनए टेस्ट करा लो। पंकज जी, उसका रीजन है, आपको उसकी ना, आप उसकी गहराई को समझिए, क्योंकि उसका रीजन ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक इंडिया में रिकॉन्सिलिएशन मूवमेंट ही नहीं चालू हुआ ना, हमने रिकॉन्सिलिएशन करा ही नहीं। तो जब तक वो रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा, जब तक आज मुझे आप हैरान होंगे, पंजाब में लोगों को ये कहा जा रहा है कि सिख रिलीजन जो है डिफरेंट है। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, पार्लियामेंट में बोला उन्होंने, पार्लियामेंट में उन्होंने हरसिमरत कौर ने बोला, पॉडकास्ट आता है किंतु परंतु, उसमें कोई सरदार जी थे ज्ञानी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कम्युनल लीडर तो अम्बेडकर था, उसने हिंदूज को तो रिजर्वेशन दिलवा दी और बाकी सिख विक को किसी को रिजर्वेशन दिलवाई नहीं। तो जब इस तरीके के मिसनोमर्स सोसाइटी में फैलाए जाएंगे तो उनको काउंटर आप कैसे करोगे? उसको काउंटर करने का तरीका है कि लोगों तक सही नॉलेज पहुंचे, लोगों को बताया जाए कि गुरु तेग बहादुर ने जो शहादत दी थी वो किसी अफ्रीकन के लिए नहीं दी थी, किसी अमेरिकन के लिए नहीं दी थी। गुरु तेग बहादुर सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर सेफगार्डिंग द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द कश्मीरी पंडित्स। गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा बनाया था वो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बनाया था। गुरु नानक ने जो सिख सिख रिलीजन स्टैब्लिशमेंट जो किया, इट वाज अ रिएक्शन टू द ऑर्थोडॉक्सी व्हिच वाज प्रेजेंट इन हिंदू सोसाइटी। जब आप ये नहीं बताएंगे कि हिंदुस्तान के आज भी 60% हिंदूज, हमारे जो रिचुअल्स है, मेरे यहां भी मेहंदी की रात होती है, मुसलमानों के यहां भी मेहंदी की रात होती है, मेरे यहाँ पर भी हल्दी की रस्म होती है, मुसलमानों के यहाँ भी हल्दी की रस्म होती है, मेरे यहाँ भी सगाई के बाद लड्डू बांटे जाते हैं, मुसलमानों के यहाँ भी सगाई के बाद लड्डू बांटे जाते हैं, बिकॉज हमारा कल्चर सेम है, हमारी सिविलाइजेशन सेम है। और ये जो चंद लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये सिविलाइजेशनल डिफरेंस है, इट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो उस नॉनसेंस को जब तक आप काउंटर नहीं करेंगे विद राइट लॉजिक एंड विद एप्रोप्रिएट, आप जैसे भी पंकज जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं आप ये पूछना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से, कौन सा ऐसा मुगल राजा था जिसने अपना पैसा जाके जो है पर्शिया में या मैकडोनिया में या वहां पर जाके जमा कर दिया? वो सबकी कब्रें यहीं खुदी हुई हैं।
आप चालू हो जाओ बाबर से आप अकबर, क्या आप सारे यही हिंदुस्तान में ही दफन है। अच्छा, उन्होंने पैसा कहां लगाया? उन्होंने सारा पैसा इंडिया में लगाया। आप ये कहते हो ना इंडिया गोल्डन स्पैरो है, तो आप सवाल पूछो ना इंडियन गोल्डन स्पैरो कैसे है? वो रिफ्लेक्ट होता है आपके आर्किटेक्चरल मैजेस्टी के अंदर। ताजमहल कहां बना है? युगांडा में बना है ताजमहल, आगरा में बना है ताजमहल। आपने जामा मस्जिद कहां बनाया? शाहजहानाबाद में। लाल किला कहां बनाया? शाहजहानाबाद के अंदर बनाया आपने। सारे मॉन्यूमेंट्स कहां क्रिएट, आज वही भाई, अगर मैं उसको कंपेयर करूं मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर यही तो होता है। अब जो शेरशाह सूरी था, वो जो जीटी रोड बना रहा था, कहां बना रहा था? पाकिस्तान में बना रहा था, वो अफ्रीका में बना रहा था। एग्जैक्टली। और तुम देखोगे अश्विनी की ये जो दादा भाई नौरोजी और जो एस.एन. बनर्जी ने जो ड्रेनेज पर जो लिखा था, आर्टिकल लिखा था, जो निबंध लिखा था, जो बहुत फेमस हुआ था, उसमें बात यही कही गई थी कि अंग्रेजों ने जो पैसा यहाँ कमाया उसको बाहर जाके इन्वेस्ट किया, आपने देश में जाकर इन्वेस्ट किया, जबकि मुगलों ने नहीं किया। यही ड्रेन थ्योरी थी, जबकि मुगलों ने ये नहीं किया। लेकिन आज इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ कोई आउटरीच नहीं है, कोई उनके खिलाफ कोई भी बातचीत नहीं, लेकिन मुगलों के खिलाफ नहीं है। अरे हैरानी की बात यह है कि कुणाल, ये समझना पड़ेगा आपको कि जो गद्दार थे वो हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं यार। हैरानी इस बात की हो रही है, जो खुद ट्रेटर थे वो हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं। हैरानी इस बात की है। और वो इसलिए हमको देशभक्ति का लेक्चर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, जो इंडिया की सिविल सोसाइटी है, वो घर में बैठे हुए हैं। अब आप एक बात बताओ, बिपिन चंद्रा कितने लोग पढ़ते हैं? शेखर बंदोपाध्याय कितने लोग पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो सुमित सरकार को पढ़ते हैं? कोई नहीं। मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वही तो पढ़ रही है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान एक आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? कैसे आप उसकी भाषा में समझाओगे भैया हम एक ही हैं, हमारा डीएनए एक। अभी सर आप हैरानी हो जाएंगी पंकज जी, हम आपके साथ एक न्यूज शेयर करता हूं। पाकिस्तान में डीएनए टेस्ट कराया गया, 99.9% पाकिस्तानियों का डीएनए इंडियन से मिला है, अरब से नहीं मिला है। नहीं, वो तो होगा ही, वो तो कहां से होगा? वहां से अरब से कहां से मिलेगा? वो तो इट इज ट्रू यार। नहीं सर, भाई पाकिस्तान का इंडिया से मिलना कोई बड़ी बात नहीं, तो इंडिया ही है, तो इंडिया ही था ना। हाँ, उसका नहीं सर। पाकिस्तान में भी क्या एक डायलॉग चलता है कि हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं, हम अरेबिक हैं। अच्छा, अरेबिक उन्हें मुसलमान मान के राजी नहीं है, तो ये बहुत चक्कर है ये। तो इसका तरीका यही है कि हम एग्जैक्ट काउंटर करें एग्जैक्ट नॉलेज के साथ। बिल्कुल। पंकज जी, एक खबर और है जिसमें ये था कि 1/3 जो एकलव्य आवासीय स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ये राज्यसभा में जनजातीय मंत्रालय के जो प्रमुख हैं, जनजातीय मंत्री हैं, उन्होंने सूचना दी है कि 728 जो है जो स्कूल हैं वो होने चाहिए, और इस समय सिर्फ 477 स्कूल ही खुले हुए हैं, बाकी सब बंद है। और उसके पीछे तर्क भी यही है कि उनके पास ना भवन है ना बाकी सुख सुविधाएं हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सुख सुविधाएं और भवन इसलिए नहीं क्योंकि राज्य सरकारों ने हमें दिया नहीं, इसलिए बंद कर। ये दुर्भाग्य है। आप देखिए ना कि पिछले 5 साल में पूरे देश में कितने हजार प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। अभी सोनिया गांधी ने तो पूरा मुद्दा राज्यसभा में उठाया था, और उसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान दे रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है वो है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का दस्तावेज काये हुए अब 5 साल हो जाएंगे इस अगस्त में, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है। सर सोनिया गांधी ने बिल्कुल सही कहा पंकज जी ने, राइट है ना। तो एकलव्य विद्यालय और कस्तूरबा विद्यालय जितने रेसिडेंशियल स्कूल थे, समस्या क्या जा रही कि भारत में इस समय केंद्र और राज्य सरकारों का जितना शिक्षा पे समाज सेवा पे जो खर्चा है वो आरएसएस और उसकी जुड़ी हुई संस्थाओं को फ्लश हो रहा है। तो इनका एक साइमल्टेनियसली प्लान यही है कि हम एकलव्य विद्यालयों को कमजोर करें और जो एकल विद्यालय योजना है सेवा भारती की, विद्या भारती की, उसको मजबूत करें, है ना। इन लोगों का उद्देश्य ये कि सरकारी स्कूलों को कमजोर करता और सर से शिशु मंदिर को शिशु मंदिर को मजबूत किया जाए। तो ये लोगों की साजिश है ये, इसके अंदर इनको कोई शर्म नहीं आती सब करने में। सोनिया गांधी के इतने अच्छे लेक्चर पे संबित पात्रा कह रहे हैं उसके अंदर कि उसमें आंकड़े पुराने दिए गए थे। जिसने उनको लिखा उसने ऐसा लिखा, जैसे कि नरेंद्र मोदी तो खुद ही लिख के बोलते हैं सब कुछ। जब वो खुदा लिखा बोलते हैं तो वो गुरु नानक देव और कबीरदास को एक साथ बिठा देते हैं चौराहे पे। एजुकेशन सरी के मसले पर यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गंभीर चर्चा कर रहा है, यदि मनरेगा सरी के मसले पर गंभीर चर्चा कर रहा है, तो इस पे हम लोग, है ना, हमारा पार्लियामेंट गंभीर नहीं है। ईमानदारी की आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट एक
एक दूसरे को व्यक्तिगत नीचा दिखाने, आक्षेप लगाने और दुर्गंध फैलाने का जगह बन गया है। कल वक्फ बिल बोर्ड पर जिस प्रकार की बातें बीजेपी की तरफ से कही गई और उसके बाद में गोगोई ने बोला कि आप इसको प्रूफ करिए, और वो उन लोगों ने झूठ बोल दिया पार्लियामेंट में, क्योंकि आपके पास में जो मॉनिटर हैं, दोनों मॉनिटर बेईमान हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा में आपके जो चेयर है, वो ईमानदारी नहीं है, बिल्कुल है ठीक ना? बात है। तो और क्या है कि अच्छे विषयों पर कितना गंभीर मसला है कि आदिवासी लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, उस पे आप ये स्थिति उन स्कूलों की। बिल्कुल। और अश्विनी, आप देखेंगे कि 1997-98 की ये योजना है, ये जो एकलव्य स्कूल वाला है एकलव्य विद्यालय। और एकलव्य आवासीय स्कूल जो योजना है, और ये मतलब जनजातीय बच्चों के लिए बिल्कुल एक किस्म से नवोदय टाइप के स्कूल हैं, बहुत लैंडमार्क स्कूल हैं। ये था कि मॉडल स्कूल बनाया जाए ताकि जो जनजातीय क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और आधुनिक शिक्षा दी जा सके। बजाय इसके कि सोनिया गांधी के लेख की तारीफ करते वो, जिसमें वो कमर्शलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन जैसे मुद्दे उठा रही थी, इतना जबरदस्त लेख था कि पिछले कई महीनों में इतना अच्छा लेख ही नहीं पढ़ा मैंने। और पर वो बात ये सारी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अश्विनी, ये एक हिस्सा है कि पहले अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाए, फिर बाकी और दूसरे जो वल्नरेबल क्लासेस हैं, वुमेन्स को परेशान किया जाए, और इस तरीके से एक खास किस्म का एजेंडा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। देखो, उसका रीजन क्या है कुणाल। देखो, मैंने जैसे इनिशियल मेरे जो ओपनिंग टॉक था, मैंने यही कहा था, ये बेसिकली आइडियोलॉजी की लड़ाई है कुणाल। ठीक है। ये शहीद भगत सिंह का आइडियल क्या था? शहीद भगत सिंह साहब का आइडियल था कि भाई भारत क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव देश होना चाहिए, यहाँ पर हर आदमी की जगह होनी चाहिए। ठीक है। हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है बात करती है यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, वो ये मानेंगे, वो कहेंगे पंकज जी आज आप कहां से हैं? आप ललितपुर से हैं, ठीक है, लेकिन आप भी क्या खाओगे? दाल चावल खाओगे। कुणाल जी आप भी दाल चावल, मैं अश्विनी मैं भी दाल चावल खाऊंगा। जहां इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बुंदेलखंड में तो कुछ और खाते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना चाहते हैं क्रॉस इंडिया, क्या वो और लोग हमें बड़नगर के लिए अलाउ होगा कि वो मशरूम खाएगा? हाँ ये बिल्कुल सही कहा। शिक्षा के जी। मसले पे हमारे देश को खासतौर से प्राइमरी एजुकेशन को लेकर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, और इस सरकार को सोचना चाहिए कि आपने इतना बड़ा दस्तावेज 2020 में लेकर आए थे नई शिक्षा नीति को लेकर, वो अभी तक धरातल पे क्यों नहीं उतरा? कस्तूरी रंगन की एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी बिफोर लास्ट ईयर, उसके अंदर 12 मेंबर थे, ठीक है, उन्हीं के आरएसएस के लोग थे। उन लोगों ने बताया था कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं स्कूल लेवल पर तो चलो मान लिया बहुत बड़ी चीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेवल पर आप उसको आज की तारीख तक लागू नहीं कर पाए। आपके पास में वाइस चांसलर नहीं है, आपके पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेडी है, वो महाराष्ट्र से लाके बिठा दी है, और जब बच्चे वहां पर कहते हैं कि बेसमेंट के अंदर इंटरनेट नहीं आता, तो वो कहती तुम सबको इतने जूते लगाऊंगी कि दिमाग ठीक हो जाएगा। उसका इस वीडियो किस्म बड़ा की। चर्चा में हुआ, ये परसों की घटना। तो हम सब स्टैंडर्ड लोगों को लेके आ रहे हैं, किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे भर्ती कर लेंगे। केवल उनका उद्देश्य कि हम, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि आपने तंत्र में अपने लोगों को उसेड़ दिया, उस फिर पूरे तंत्र के जरिए आप इलेक्शन को कंट्रोल करते हो। अब ये इनका केवल प्लान ये है कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐसे सब स्टैंडर्ड लोगों को लेके आए कि जब आप बात करोगे बिपिन चंद्रा या इरफान हबीब की, तो वो आपको बात करेंगे पिंटू चौधरी की, यति नरसिम्हानंद की, और बोलेंगे अरे ये लोकप्रिय लोग, इनके सामने किसको बात कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते अनंत विजय ने एक लेख लिखा रोमिला थापर के खिलाफ दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में, कि रोमिला थापर ने महाराष्ट्र के राजस्थान की उसको लेकर गलत बयानी की, और उन्होंने तथ्य किए। उनसे हमने बहस की कि आप बताओ कि रोमिला थापर झूठ बोल रही है, इसका आपके पास क्या तथ्य है? वो जिन किताबों का उल्लेख कर रहे हैं, वो किताबों की हिस्ट्री में कोई गिनती नहीं है। उनका कोई, यही तो जैसे करते हैं होता है वो। ना कि भाई देखिए क्या होता है कि एक तो लोक मान्यताएं हैं,
लोक मान्यता में हो गया कि उदयपुर के पास एक हाड़ा रानी थी, उसने अपनी गर्दन काट के हाथ में देके शहीद हो गई थी। अभी सब लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी अपनी गर्दन काट के अपने हाथ में नहीं रख सकता है, बायोलॉजिकल राइट। प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो एक मान्यता चल रही है, वहां पर धीरे-धीरे एक 22 फीट की उसकी मूर्ति लगा दी, फिर 3-4 हम्म, लोगों ने उसको फ़िल्म बना दी, फिर वो टेक्स्ट बुक टाइप की किताबों में घुसेड़ दिया। तो हम्म। लोक मान्यताएँ इतिहास नहीं होता है। एग्जैक्टली राइट। अच्छा, दूसरी पर चीज़ है, राणा सांगा ने जो किया, अकबर ने जो किया, जिसने जो किया, आज से क्या फ़ायदा है? 1 तारीख से जो महँगाई की मार आपके सिर पे पड़ी, उससे उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझको तो ये बताइए आप। भाई, डे टू डे आप देखिए कि आज 15 मार्च से इस देश में भयंकर लू चलने लगी। देश के बड़े हिस्से में 20% हिस्से में 40% 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचरों की लू चलने लगी। आपके पास में आज की तारीख तक हीट वेव मिटिगेशन का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। आप जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें लिखा हुआ है कि अस्पताल में जगह होना चाहिए और यानी पहले तुम बीमार हो, फिर आपको अस्पताल में जगह मिलेगी। तो हम बेसिक मुद्दे जो हैं, मेरा फिर से मैं हर बार आके इसी पे टिक जाता हूँ, पानी और इसके ऊपर। हमारे जो हम्म, बेसिक मुद्दे हैं, उससे राणा सांगा का कोई वास्ता नहीं है। राणा सांगा औरंगजेब की का उससे कोई वास्ता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अश्विनी, मुझे मेरी कल एक दोस्त से बातचीत हो रही थी। उसने एक किताब का नाम बताया, कोकोल्ड नाम की किताब है, 1997 में आई थी, किरण नागरकर की। वो एक किस्म का फिक्शन है और 97 में आई थी, और उसमें तमाम इरोटिक कहानियां, तमाम चीजें राणा सांगा के बारे में, राणा सांगा के लड़के के अफेयर्स के बारे में, तमाम जो है चीजें, लेकिन कभी कोई आउटरीच नहीं हुआ, कभी कोई आउटरीच हुआ ही नहीं। और जबकि एब्सोल्युटली। काफी एक्सप्लिसिट नेचर की किताब है वो, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज आज जबकि उन्होंने एक फैक्ट बताया जो उनके, और जो असल में देखेंगे आप तो ऐतिहासिक रूप से सच है वो, और वो बता दिया और उसको मुद्दा बना लिया गया। जैसा पंकज जी कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि शिक्षा, बेरोजगारी और ये जो पर्यावरण, इन सब उनसे डाइवर्शन हो जाए। डाइवर्जन हो जाए। राइट। खैर, हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, डाइवर्जन नहीं होने देंगे। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं पंकज जी। Thank you very much, Kunal. It's a pleasure to have you on your panel again, and thank you very much, Pankaj ji, for having a nice talk with you. थैंक यू। Yes.